वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसका नाम है एटीपी। एटीपी क्या है, इसके स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एटीपी। सो एटीपी बेसिकली इट स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल है, सो लार्ज बायोमॉलिक्यूल हमारे पास 4 टाइप के हैं। एक हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, सो दिस इज द कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन दैट इज द प्रोटीन, थर्ड वन दैट इज द लिपिड, in the fourth important biomolecule that is called as nucleic acids। तो ये लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स स्मॉल यूनिट से बने होते हैं जिसको हम कहते हैं मोनोमर्स। इसी तरह से अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स बना होता है फ्रॉम द स्मॉल यूनिट्स और मोनोमर्स जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली इनका एग्जाम्पल है एटीपी। So ATP it is actually the nucleotide, and nucleotide is basically the monomers of nucleic acids। अब हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में फर्स्ट साइंटिस्ट फिस्क एंड सुब्रारो, दीज आर द 2 साइंटिस्ट जिन्होंने मसल एक्सट्रैक्ट से एटीपी को डिस्कवर किया था इन द 1929 में। इसके बाद हमारे पास एक अनदर साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रिट्ज लैपमन। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस पेश की कि एटीपी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इसमें एटीपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से अब देखिए हमारे पास जो ग्लूकोज है तो इस ग्लूकोज में केमिकल एनर्जी होती है, तो इनके साथ ऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करना, फिर द रिजल्ट इनसे पायरुवेट बन के एटीपी का बनाना। सो दीज आर एक्चुअली द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होती है, एटीपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल्स होता है। अब एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। तो वाई एटीपी इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये इजीली एनर्जी को स्टोर करती हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये इजीली अपने स्टोर एनर्जी को रिलीज कर देती है। सो दैट्स वाई एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। अब यहाँ पर देखिए करेंसी, तो जिस तरह से आप किसी कंट्री के नोट को आप हर जगह मुल्क में यूज़ कर सकते हैं, तो इसी तरह से एटीपी में जो स्टोर एनर्जी होती है वो सेल में किसी भी जगह पर आप इसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होती है। इनमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं 5 कार्बन शुगर। तो ये एक कंपोनेंट्स हुआ 5 कार्बन शुगर। द सेकंड कंपोनेंट जो कि एटीपी के स्ट्रक्चर में पाया जाता है ये कहलाता है नाइट्रोजीनियस बेस। And the last important component of the ATP that is called as phosphate group। तो ये 3 कंपोनेंट एटीपी का स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं ये है हमारे पास 5 कार्बन शुगर जिसको हम कहते हैं राइबोस। तो ये इसका फर्स्ट कार्बन हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज द 5th कार्बन ऑफ द राइबोस शुगर्स। तो ये राइबोस शुगर बेसिकली क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अब इसका जो फर्स्ट कार्बन है तो इसके फर्स्ट नंबर कार्बन पर अटैच होता है नाइट्रोजीनियस बेस। तो नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास 5 टाइप की है। इनमें फर्स्ट है एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गवानीन एंड यूरासिल।
सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट 5 नाइट्रोजीनियस बेसिस। यहाँ पर एटीपी के स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाता है वो कहलाता है एडिनिन, और ये एडेनिन अटैच होता है विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ द राइबोस शुगर। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है एन राइबोस, इसको हम कंबाइनली कहते हैं एडेनोसिन। सो दीज टू आर कंबाइनली कॉल्ड एज एडेनोसिन। अब इस राइबोस का जो 5th नंबर कार्बन है यहाँ पर फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पर देखिए ये एक फास्फेट हुआ, सेकंड फास्फेट एंड द थर्ड फास्फेट। सो नाम बन गया एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, क्योंकि यहाँ पर 3 फास्फेट है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राईफास्फेट। अब यहाँ पर जो 5th नंबर कार्बन है इसके साथ जो 3 फास्फेट अटैच है, तो यहाँ पर 2 टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। एक ये स्ट्रेट बॉन्ड है जिसमें एनर्जी कम होती है। दिस स्ट्रेट बॉन्ड हैव लो एनर्जी, सो दिस इज द लो एनर्जी बॉन्ड कहलाता है, और इसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये जो 2 बॉन्ड्स है इसको हम वेवी बॉन्ड कहते हैं, wavy bonds. Now this wavy bond they are highly energetic. So this wavy bond they are highly energetic. हाई एनर्जेटिक इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो फास्फेट ग्रुप है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल रहते हैं। तो जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये फॉस्फेट के दरमियान जो वेवी बॉन्ड्स होता है, ये वेवी बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता है, ब्रेक होता है और इनसे एनर्जी लिबरेट होती है। 1 फॉस्फेट की रिमूव होने से राउंड अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो मोल है ये बेसिकली केमिस्ट्री में मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है। अगर किसी सब्सटेंस के वेट को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसे हम मोल कहते हैं, यानी एक मोल में बेसिकली 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी एक बॉन्ड के ब्रेक होने से रिलीज होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। अब यहाँ पर देखिए एटीपी की डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे हम जानते हैं एटीपी, ये इसका एक फॉर्म हुआ। इसके अलावा एडीपी है, एडेनोसिन डाईफास्फेट, एक फास्फेट अगर इससे रिमूव हो जाए तो ये बनता है एडीपी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बात की कि अगर एक फास्फेट को हम रिमूव करें तो इस तरह से बनता है एटीपी। एटीपी है, इनसे अगर हम हाइड्रोलाइसिस इसको की करें तो इनसे बनता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो ये दो फास्फेट यहाँ पर रह गए, एक फास्फेट इससे रिमूव हो। इसी तरह से एएमपी है, एडेनोसिन मोनोफास्फेट, एक फास्फेट जब अगर इसके साथ रहता है 2 फास्फेट इससे रिमूव हो जाए तो ये बनता है एएमपी। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एक्सट्रीम केस में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो फिर एटीपी से डायरेक्टली एएमपी भी बनती हैं इन केस ऑफ द क्रेब्स साइकिल। अब फाइनली हम बात करते हैं एटीपी की फंक्शंस के, कि एटीपी सेल में कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन दैट इज द केमिकल वर्क ऑफ द एटीपी। जब भी किसी मैक्रोमॉलिक्यूल्स के हम सिंथेसिस करते हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा कि एनाबॉलिज्म जब होती है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल जब बना देते हैं, तो इन में जो रिएक्शंस होती है ये कहलाती है इंटरगोनिक रिएक्शन। तो इंटरगोनिक रिएक्शन में बेसिकली एनर्जी यूटिलाइज होती है और ये एनर्जी बेसिकली एटीपी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब ये कंबाइन होते हैं तो इनसे लार्ज मॉलिक्यूल्स बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है। तो इनकी जो कम्बिनेशंस होती हैं, कंबाइनिंग होती है, तो इनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है और यही एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करती है। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये प्रोवाइड करती है एटीपी। सो दिस इज एक्चुअली द केमिकल वर्क ऑफ द एटीपी। So this is actually the chemical work of ATP. Next देखिए, supply energy needed to form a substance across the cell membrane. So यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक सेल है,
और ये इसका न्यूक्लियस है। अगर कोई आयन है और सब्सटेंस है वो पोलर है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है ये नॉन पोलर है। जब भी आप इस सब्सटेंस को सेल के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्या होती है, एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं? सो दिस एनर्जी इट इज़ एक्चुअली प्रोवाइड बाय द एटीपी। सो किसी भी सब्सटेंस को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आपने पंप करना है तो इसके लिए क्या होती है, एटीपी रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट वर्क ऑफ एटीपी। सो ये हेडिंग में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग आप डालें केमिकल वर्क, इसमें आप ये लिखिए। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट वर्क का हेडिंग दे दें और इसमें ये जो सेंटेंस है ये लिखिए। इसके अलावा थर्ड जो फंक्शन है ये बेसिकली जो मसल कंट्रैक्शन, जिस तरह से हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा कि फर्स्ट एटीपी को मसल एक्सट्रैक्ट से डिस्कवर किया था। सो बेसिकली मसल कंट्रैक्शन में इसका रोल है। तो जब भी मसल कंट्रैक्शंस होती है तो इनमें एनर्जी यूज़ होती है और ये एनर्जी बेसिकली एटीपी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर सिलिया है, फ्लैजिला है, इनकी बीटिंग्स होती है तो इनकी बीटिंग के लिए भी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से क्रोमोसोम की जब मूवमेंट्स होती है, सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो इनके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एटीपी एज सेकंड मैसेंजर। एटीपी एज सेकंड मैसेंजर, तो एटीपी एज ए सेकंड मैसेंजर के तौर पर भी काम करता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड मैसेंजर, अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और ये सेल का साइटोप्लाज्म और ये हुआ सेल मेम्ब्रेन। तो जब भी कोई ग्लैंड है तो इस ग्लैंड की जब हार्मोन रिलीज होते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ग्लैंड है, तो इस ग्लैंड की जब सिक्रीशंस होती है तो इनकी सिक्रीशंस को हम कहते हैं हार्मोन्स। तो ये हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होके इस टारगेट साइट्स पर आते हैं। तो इस हार्मोन के लिए सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर क्या होती है, रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर साइट। तो ये हार्मोन जब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आते हैं और अपने हार्मोन रिसेप्टर साइट के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइल साइक्लेस ये एंजाइम है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हार्मोन आके हार्मोन रिसेप्टर साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये एडिनाइल साइक्लेस जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ये एक्टिवेट हो जाती है और ये एटीपी को लेकर इन्हें कन्वर्ट कर देता है इनटू द साइक्लिक एएमपी। और इसी साइक्लिक एएमपी को हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो ये साइक्लिक एएमपी इस सेलुलर एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं और यही एंजाइम बेसिकली अगेंस्ट हार्मोन स्टिमुलस ये काम करते हैं। सो दिस साइक्लिक एएमपी जो कि एटीपी का एक फॉर्म है, तो ये बेसिकली एक्ट करता है एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, जबकि हार्मोन एक्ट करता है एज ए प्राइमरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर का काम भी एटीपी करता है, प्राइमरी मैसेंजर। So this is overall about the ATP structure and its biological functions. Thank you so much for watching.